नमस्कार। डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपको पता ही होगा, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भूगोल के, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, जो आपको याद ही होगा पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा। उसी के संदर्भ में हम थोड़ा सा पिछली वाली क्लास का थोड़ा रिवाइज करके फिर हम आगे चलेंगे। तो देखते हैं। देखो, पिछली वाली क्लास में हमने देखा था क्या देखा था। हम क्या पढ़ रहे थे, सेमी एरिड पढ़ रहे थे। सेमी एरिड में हमने 4 भौतिक प्रदेश को बांट के पढ़ा था। ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और ये हो गई अरावली होगी 50, कुछ ज़्यादा ही होगा। अरावली है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। हमने राजस्थान का सबसे उत्तरी पार्ट को हम घग्गर बेसिन नाम दिया था, और सबसे ये वाला पार्ट जो लूनी नदी बहती है उसके संदर्भ में तो लूनी बेसिन नाम दिया था, और फिर लूनी के ऊपर नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र, फिर आता है शेखावटी, अंत प्रवाह क्षेत्र। ये हमने कल पढ़े थे। मुझे भी लग रहा है कि आपको ये याद हो गए। जैसे जैसे मैंने ये नाम लिखे, आप भी साथ साथ में मनन कर रहे होंगे कि यहाँ पे ये नाम आएगा, यहाँ पे। फिर हमने इसके विस्तार में एक एक चीज़ें देखी थी। ये उच्च भूमि क्यों नाम दिया, अंत प्रवाह नाम क्यों दिया, और घग्गर बेसिन क्यों नाम दिया। अगर याद नहीं है तो भी कल तक याद कर लेना अच्छे से, फिर आगे तो पता ही है बोझ बढ़ता है, बहुत सारी हो जाती है, फिर याद चीज़ें होती नहीं है। ये हमने कल पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि ये तो अपने मरुस्थल का पूरा पार्ट हो गया। मरुस्थल को हम 2 पार्ट में पढ़ा था, शुष्क मरुस्थल और सूक्ष्म मरुस्थल। जिसमें शुष्क मरुस्थल में हम 2 पार्ट में पढ़े थे, बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप मुक्त। फिर अर्ध समित मतलब कि अर्ध मरुस्थल सेमी एरिड को हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था। इसी के संदर्भ में अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो कभी आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो आप पॉइंट लगा देना अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। उसमें सबसे पहला अपना फर्स्ट पॉइंट आता है थार मरुस्थल, थार मरुस्थल का विस्तार। थार डेजर्ट का एक्सटेंशन। देखो, थार मरुस्थल का भारत में देखे तो 85%, 85% वो भारत में है थार डेजर्ट, और बाकी वाला पाकिस्तान में है 15%। भारत में भी किन किन स्टेट में है देखते हैं। मैंने ऐसे मैप बना के पहले एक बार बताया हुआ है। बताया था मैंने कि ये अरावली इस वाले पार्ट यूपी एंड एमपी इनको छोड़ के बाकी पंजाब, हरियाणा और गुजरात ये वाला पूरा का पूरा पार्ट इसमें थार डेजर्ट फैला हुआ है।
तो अपने कितने राज्यों में है भारत के? 3 राज्यों में, राजस्थान के समेत 4। राजस्थान को मिला के कितने राज्यों में? 4 हो गए, और राजस्थान के अलावा 3 और हैं। देखो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। राजस्थान में 62% टोटल थार मरुस्थल है, जो इस 85 का 62%, मतलब मान लो कि 85 100% है, उस 100% का 62% अपने राजस्थान में, बाकी सबसे ज़्यादा है गुजरात में, फिर पंजाब, हरियाणा। इन टोटल तीनों राज्यों में है 38%। ये भी आपको ऐसे कैसे बनाएगा ना, और ऐसे कैसे लिखना है, अभी लिखना है आपको, क्योंकि पीछे लिखा हुआ नहीं है ये चीज़। और अभी कंफ्यूज करने वाली एक चीज़ है, देखो अगर राजस्थान भारत के संदर्भ में देखें तो टोटल भारत का है ना, टोटल भारत का कितना है? 62%। अगर हम देखते हैं राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल का, ये राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल ये 68.11% है। अगर राजस्थान के संदर्भ में देखें तो, राजस्थान के एरिया के संदर्भ में हम देखेंगे तो कितना? 61.11% है। देखो समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अगर इंडिया के संदर्भ में देखें तो राजस्थान का 62% है, और राजस्थान का टोटल एरिया है, मान लो राजस्थान 100%, उसका टोटल एरिया का 61% है, वो मरुस्थल है। और टोटल भारत में मान लो कि कितने प्रतिशत है? 85% है, वो थार मरुस्थल है। ये आपको ऐसे कैसे लिखना है। फिर अपना नेक्स्ट आता है, ये 61.11% है। हमने सबसे पहले ये भौतिक प्रदेश का चैप्टर शुरू किया, उसमें सामान्य जानकारी में हमने ये चीज़ देखी थी। अगर आप अभी समझ में नहीं आ रही 61.11 क्या है, तो पीछे देखो, आपके लिखे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है। फिर देखते हैं, फिर आता है अपन दूसरा पॉइंट में देखो, अब टर्म्स आएगी। ये मान लो मरुस्थल है, मरुस्थल में ये कोई जल बेसिन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जल बेसिन बना हुआ है। ये जल बेसिन बना हुआ है। जल बेसिन के आसपास वनस्पति विकसित हो जाती है। क्या हो जाती है? वनस्पति विकसित। इसके आसपास वनस्पति विकसित हो जाती है। तो ये क्या कहेगा? इसको एक हम नाम देंगे, नकलिस्तान। नकलिस्तान देखो अब उद्यान की तरह है, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल में भी क्या हो गई? वनस्पति विकसित हो गई, तो इसे बोलते हैं मरु उद्यान। मरु उद्यान कहते हैं। आप नेट पे सर्च करोगे, लिखोगे, तो आपको अच्छी सी एक इमेज दिखेगी कि ओसिस कैसे होते हैं, यानी नकलिस्तान कैसे होते हैं। देखो मैं वापस एक डेफिनेशन बोलता हूँ, आप लिखो। मरुस्थल में जल बेसिन के आसपास वनस्पति का विकसित होना नकलिस्तान या मरु उद्यान कहलाता है, जो हमारे मुख्यतः कहाँ है? जैसलमेर में। फिर देखते हैं हम, ये हो गया अपना नकलिस्तान क्या है, समझ में आ गया। तीसरी टर्म्स आती है, देखो मरुस्थल में, देखो मरुस्थल में ही आएगा, क्योंकि हम मरुस्थल के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। तो मरुस्थल में, मरुस्थल में यहाँ पे ये अस्थायी पानी का निर्माण हुआ, ये अस्थायी पानी की झीलों का निर्माण हुआ। तो इन्हें हम एक टर्म्स देते हैं, जिसे हम बोलते हैं पलाया।
या खडीन पलैया या खडीन झील कहा जाता है। पलैया एंड खडीन झील कहा जाता है। देखो मैं डेफिनेशन बताता हूँ। मरुस्थल में अस्थायी पानी की झीलों का निर्माण होता है, उसे खडीन या पलैया झील कहा जाता है। यहीं पे इसमें एक टर्म्स आती है कि मरुस्थल में जो खडीन कृषि की जाती है वो मरुस्थल में की जाती है। ये मुख्यतः इसमें क्षेत्र आता है जैसलमेर का उत्तरी पार्ट। अगर स्पेशली क्षेत्र पूछ ले तो क्षेत्र है जैसलमेर का उत्तरी भाग में इस प्रकार की झीलें पाई जाती है और इस झीलों के पास में आसपास खेती की जाती है, तो उसे हम बोलते हैं खडीन कृषि कहते हैं। खडीन कृषि में यहाँ पे मुख्यतः रबी की फसलें बोई जाती है। रबी की फसल, देखो रबी की फसल यहाँ पे ऐसा बोलते थे, माना जाता है कि मतलब पालीवाल ब्राह्मण है उनके द्वारा खडीन कृषि की जाती थी। जो रबी फसल क्या है कि थोड़ा सा पानी से यहाँ पे पानी मतलब बारिश से थोड़ा सा बहुत यहाँ पानी इकट्ठा हो गया और फिर रबी की फसलें हमें पता है कि ये सर्दी में बोई जाती है। उस टाइम अपने यहाँ पे माउंट का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने मिलता है। किसके? माउंट का संदेश उत्तर पश्चिम, सबसे भारत का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन सा पार्ट होता है? माउंट से उत्तर पश्चिम, और वो रबी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो थोड़ा बहुत इससे काम चल जाए मतलब खडीन कृषि के लिए, रबी की फसल के लिए, और थोड़ा बहुत माउंट आता है उससे काम चल जाता है और यहाँ पे खेती हो जाती है। खडीन कृषि ये पीछे लिखी हुई है, खडीन कृषि या पलैया झील किसे कहते हैं। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं, आप पीछे लिख लेना, बाद में लिख लेना, आपके लिखने को भी आपके लिए टाइम दिया जाएगा। मरुस्थल, देखो खडीन कृषि तो हम कृषि कर लेते हैं। हमें पता है कि मरुस्थल है वो 33 सागर का अवशेष है, और 33 सागर में क्या है? माइकासीस चट्टान है। माइकासीस चट्टान ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगा? दलदली भूमि हो जाएगी, दलदली भूमि या लवणीय होगी तो अनउपजाऊ होगी या अनउपजाऊ इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। देखो कहते क्या है, इसकी टर्म्स के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या पता है, जहाँ मरुस्थल में पानी ज़्यादा इकट्ठा होता रहता है तो वहाँ पे क्या है? माइकासीस चट्टान के कारण ये माइकासीस चट्टान होती है, यहाँ पे जो लवण की मात्रा है वो ऊपर चली जाती है, फिर ये भूमि होती है वो दलदली हो जाती है। तो इसको हम एक टर्म्स देते हैं जिसे हम बोलते हैं रन या टाट। क्या बोलते हैं? रन या टाट। पूरी डेफिनेशन वापस बताऊंगा, रन या टाट, रन या टाट। देखो रन या टाट किसे कहते हैं? मरुस्थल में दलदली भूमि, लवणीय भूमि या अनउपजाऊ भूमि को हम बोलते हैं रन या टाट कहा जाता है। देखो इसमें स्पेशली क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं मैं बताता हूँ। ये भी पीछे लिखा हुआ है, नहीं तो मैं लिखवा दूंगा। देखो आराम से देखो आप, ये जैसलमेर वाला पार्ट है, जैसलमेर। जैसलमेर में कहाँ रन है? एक तो भाकरी और एक पोखरण। देखो पोखरण के पीछे रण आ रहा है, पोखरण। तो ये दो हो गए जैसलमेर के अंदर। फिर आता है जोधपुर में। जोधपुर में भी दो जगह है, बाप एंड फलोदी।
बाप एंड फलोदी। फिर आता है बाड़मेर, ये क्या है, रन एंड टाट। बाड़मेर में थोब नामक रण है। फिर हमने एक देखा था जालोर में नेहड़ रन। फिर आते हैं हम इधर की साइड में चूरू में। चूरू में आता है ताल छापर, और परिहारी या पिडिहारी। ये मरुस्थल के अंदर जो अपने राजस्थान के अंदर रन एंड टाट पाए जाते हैं वो है ये। और रन और टाट क्या किसे कहते हैं, मैंने डेफिनेशन बताई थी। देखो जैसलमेर में भाखरी एंड पोखरण में है जो ये रन एंड टाट है, और जोधपुर में बाप और फलोदी में, और बाड़मेर में थोब नामक मतलब रन पाए जाते हैं, और चूरू में ताल छापर और पिरिहारी और पिडिहारी सेम ही है। और एक मैंने लूनी बेसिन में कराया था, कौन सा, नेहड़ रन, जो जालोर में है, नेहड़ रन जालोर में। इतनी चीज़ें हमने देखी थी। ये हो गया अपना रन, और पीछे रन की सही डेफिनेशन लिखी है। और आप भी ऐसे मैप बनाना कर लेना, आगे तो ऐसे ही दिए हुए हैं, सीधे सीधे मैप नहीं बना हुआ है, तो आप ऐसे याद करते टाइम ऐसे मैप बनाना। फिर अपना नेक्स्ट टर्म्स आती है नेक्स्ट टर्म 3 हो गई। फोर्थ आती है, वहां पे एक इंपॉर्टेंट है, वहां पे एक सीरीज है जिसे जलपट्टी वाटर बेल्ट या लाठी सीरीज कहा जाता है। किसे कहते हैं अभी याद करते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है, शिवालिक हिमालय, यहाँ से नदी बहती है, कौन सी बहती है, घग्गर नदी। ये घग्गर नदी, घग्गर नदी से यहाँ पे एक और नदी निकलती है, ये तो होगी घग्गर, ये तो होगी घग्गर, और ये एक सरस्वती नदी जो अरब सागर में जाती है, सरस्वती नदी। पुराने टाइम में थी, अब तो नहीं है। देखो ये मैंने ब्रैकेट बनाया है, यहाँ पे एक सीरीज है, क्या है, जिसे हम बोलते हैं जलपट्टी या लाठी सीरीज। लाठी गांव के नाम पे है, और जल तो जल है तो जल की पट्टी। ये है जलपट्टी, एक एरिया है पोखरण से, पोखरण और पोखरण के मिड वाला क्षेत्र से, एक बीच में पोखरण और मोहनगढ़ दो वहां पे क्षेत्र है, कहाँ पे, जैसलमेर में। पोखरण एंड मोहनगढ़ के बीच में, पोखरण एंड मोहनगढ़ के बीच में 60 किलोमीटर में एक पट्टी फैली हुई है, जिसे हम, जहाँ पे पानी है। पानी कैसा है, देखो घग्गर नदी बहती थी, घग्गर नदी से ये एक सरस्वती नदी निकलती थी, अभी वो मर्द हो चुकी है। यहाँ पे सरस्वती नदी के भूगर्भीय जलीय अवशेष है, उसे जलपट्टी या लाठी सीरीज कहते हैं। लाठी सीरीज किसे कहते हैं, देखो सरस्वती नदी के भूगर्भीय जलीय अवशेष को हम क्या बोलते हैं, लाठी सीरीज कहते हैं। और लाठी सीरीज कहाँ तक फैली है, पोखरण से मोहनगढ़ 60 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे है। क्यों है, देखो वहाँ पे जिप्सम का पत्थर है। जिप्सम पता है कि वहाँ पानी को स्टोर करने की क्षमता है, वो अपारगम्य है, पानी उसके नीचे जा नहीं सकता। तो वहाँ पे पूरा जो सरस्वती नदी है उसका पानी स्टोर हुआ पड़ा है, कितने, 60 किलोमीटर एरिया के अंदर। तो वहीं पे एक, जैसे लाठी क्षेत्र है, वहीं पे एक क्षेत्र है, देखो सीरीज है, तो ये देखो सीरीज बना दी मैंने सीरीज। फिर वहाँ पे एक स्पेशली क्षेत्र है, चांदन नाम का गाँव है,
वहाँ पे बहुत सारी नलकूप है, तो चांदन नलकूप भी है, तो इसे मतलब इसे थार का गढ़ा कहा जाता है, थार का गढ़ा कहा जाता है। चांदल है, चांदन नाम का गांव है, वहाँ पे बहुत सारी बोरवेल की हुई है, इसके आधार पर उसको बोलते हैं क्या कि थार में भी पानी है, तो उसको बोलते हैं थार का गढ़ा कहते हैं। और यहीं पे देखो पानी है, पानी होगा तो हमें पता ही वहाँ पे वनस्पति भी विकसित होगी वहाँ पे, तो वहाँ यहाँ पे एक स्पेशली वनस्पति पाई जाती है, कौन सी, एक स्पेशली वनस्पति पाई जाती है, स्पेशली वनस्पति पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं सेवण, पौष्टिक घास है या लिलोण घास है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे गोडाउन रहते थे पुराने टाइम में, अब तो कम है। सेवण या लिलोण घास पाई जाती है, और इस घास ही है वही गोडाउन पक्षी है, गोडाउन की शरण स्थली, गोडाउन पक्षी की क्या है, शरण स्थली है। ये अपना हो गया लाठी सीरीज के बारे में, पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में 60 किलोमीटर में, और चांदन नलकूप तो ये थार का गढ़ा कहा जाता है। आसपास के गांव के जैसे लाठी है, लाठी आसपास के गांव है, उसके बहुत सारे गांव हैं, उसके आधार पर ये नाम दे दिए गए हैं चांदन नलकूप, बहुत सारे नलकूप के आधार पर। फिर हम कहीं रेगिस्तान में चलते चलते जाते हैं, फिर देख तो एकदम हरियाली आ गई, तो समझ लेना कि लाठी सीरीज है वहाँ पे, या जलपट्टी है। जब वहाँ पे सेवण घास और लीलोण घास जो गोडाउन के शरण इसलिए ये पौष्टिक घास है, तो लोग वहाँ पे बहुत सारे, देखो टाइम के साथ जनसंख्या बढ़ती है, फिर वहाँ पे भी बहुत सारे लोग बस गए, और टाइम के साथ फिर क्या हुआ कि वहाँ की पूरी घास को ले गए बांध के अपने गायों को खिलाने के लिए। फिर गोडाउन ने ऐसे गुस्सा आ गया कि मेरे ही तो ये शरण इसलिए, अब मैं कहाँ अंडे दूँ, तो फिर ये घास के साथ साथ गोडाउन भी विलुप्त होने के कगार पे, तो इसलिए कहीं कहीं गोडाउन के प्रजनन सेंटर भी खोले गए हैं कि नहीं, हमारे वैज्ञानिकों ने कहा, और मतलब गवर्नमेंट सरकार एफर्ट करती नहीं, हम कोई बात नहीं, घास तो ले गए तो कोई बात नहीं, हम अपने प्रजनन क्षेत्र केंद्र खोल के तुम्हें बचाएंगे, तो गोडाउन प्रजनन केंद्र भी अपने खोले गए हैं गोडाउन को बचाने के लिए। ये होगी अपनी जलपट्टी या लाठी सीरीज। इसी के संदर्भ में एक देखो यहाँ पे पार्क आता है, आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है, जैसलमेर में। ये अलग से ऐसे कर लेना। देखो आकलवुड फॉसिल पार्क है, आकल तो वहाँ पे गांव के आधार पर आकल का नाम है गांव, और वुड तो पता ही है लकड़ी के अवशेष है, लकड़ी के अवशेष यहाँ पे जो इंडिया के सबसे पुराने लकड़ी के अवशेष यहीं पे पाए जाते हैं। लकड़ी के पुराने अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, यहीं पे पाए जाते हैं। कहाँ पे, जैसलमेर में, और जैसलमेर में भी कहाँ है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, वो पता है, आगे पढ़ेंगे। और थोड़ा अभी बता देता हूँ, देखो जो जैसलमेर और बाड़मेर में फैला क्या राष्ट्रीय मरु उद्यान, अभी मैं कंफ्यूज हो जाऊँ। देख आकलवुड फॉसिल पार्क पाए यहाँ पे है, इसमें देखो आकल तो गांव का नाम है, वुड लकड़ी और फॉसिल अवशेष है। देखो जो जीवाश्म पाए जाते हैं, जहाँ अवशेष मिले थे, जीवाश्म अवशेष मिले थे, जो उसका एक काल है जो जुरासिक काल, जो जुरासिक काल के अवशेष है। देखो हमने देखा कि मरुस्थल का कौन से काल में निर्माण हुआ था, ट्रेसियर काल में। देखो और ये जुरासिक काल उससे प्राचीनतम काल में है। देखो उससे पहले 33 सागर के पहले का 33 सागर था, उस टाइम के अवशेष है, जुरासिक काल के अवशेष। आकलवुड फॉसिल पार्क तो भारत के सबसे, जो इंडिया के सबसे, मैं बोल रहा हूँ, जो भारत के सबसे लकड़ी के प्राचीनतम अवशेष यहीं पे मिले थे, किसे, आकलवुड फॉसिल पार्क में है। ये कहाँ पे, जैसलमेर में। और जैसलमेर में फिर जैसलमेर में भी क्षेत्र है कौन सा, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, वो राष्ट्रीय मरु उद्यान।
यहाँ पे लिख देता हूँ राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान, इसके अंदर ये है, ये वाले, और ये बड़ा क्षेत्रफल है कि मरुस्थल है, मरुस्थल में तो बड़े हो सकते हैं। ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए, जैसलमेर और बाड़मेर में। जैसलमेर और बाड़मेर में 3162 किलोमीटर में ये उद्यान फैला हुआ है। कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में। ये आईएएस के सवाल में पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कितने डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा हुआ है राष्ट्रीय मरु उद्यान कितने डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, तो 2 है, जैसलमेर और बाड़मेर में। 3162 किलोमीटर है टोटल ये फैला हुआ है। फिर ये हो गया अपना इतना सा, हमने इतनी सारी टर्म्स देख ली थी। फिर आती है, पहले मैं बना तो टर्म्स बाद में बताऊंगा आपको। अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो लगा देना। ये अरावली है, देखो अरावली के यहाँ पे ये अजमेर का पहाड़, ये जयपुर का, और यहाँ पे सीकर खंडेला हिल्स, और इसी के बीच में एक जल बेसिन पाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं बालासन। देखो मरुस्थल में टर्म्स आएगी बार बार, मरुस्थल में पहाड़ियों से घिरा हुआ निम्न बेसिन को, पहाड़ियों से घिरा हुआ, ये कौन सी? ये अजमेर वाली है, ये जयपुर, और ये सीकर वाली खंडेला हिल्स। देखो पहाड़ियों से घिरा हुआ है और मरुस्थल है, पहाड़ियों से घिरा हुआ निम्न बेसिन मरुस्थल में। देखो इसमें टर्म्स होनी, पहाड़ियों से तो एक तो घिरा होना चाहिए, क्या कहते हैं ये बाद में, पहाड़ियों से, मरुस्थल में पहाड़ियों से घिरा हुआ, मरुस्थल में पहाड़ियों से घिरा हुआ निम्न बेसिन, जिसे हम बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, अभी बताता हूँ, याद होगा किसी को तो, बाल सन बोलते हैं, बाल सन, बाल और सन दोनों साथ में आ रहे हैं, बाल और सन। ये अपना नेक्स्ट पॉइंट होगा बाल सन। तो बाल सन कैसे कहते हैं? मरुस्थल में पहाड़ियों से घिरा हुआ निम्न जलीय बेसिन को हम क्या बोलते हैं? बाल सन कहते हैं। जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सांबर, सांबर जयपुर की है, वो बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? बालसन का। पूछ ले बालसन का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो सांबर। और बालसन की डेफिनेशन फिर भी याद तो होनी चाहिए, बालसन की डेफिनेशन याद होगी तभी तो हमें पता चलेगा कौन सा है बालसन। आगे लिखा हुआ है, अभी आपको समझना है। फिर अपना नेक्स्ट आता है एक मिनट, जो लिखा हुआ है वो आप लिख लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये देखो पलैया झील आपके लिए है। सबसे पहला पॉइंट क्या था? थार का विस्तार। वो पीपीटी लगी हुई नहीं है, वो आप मेरे लिखा हुआ है उसमें से लिख लेना। देखो पलैया झील मरुस्थल में अस्थायी पानी की झीलों को खड़ी नहीं है, पलैया झील कहते हैं। रन या टाट मरुस्थल में दलदली लवणीय अनुपजाऊ भूमि या झील को रन या टाट कहते हैं। ये मुख्यतः जैसलमेर में उत्तरी भाग में, ये याद रखना। उत्तरी, ये मुख्यतः जैसलमेर में पाए जाते हैं। जोधपुर मैंने मैप बना के बताया था, बाप फलोदी, जैसलमेर में भाकरी एंड पोखरण, बाड़मेर में तोब और नहड़, रन का है जालोर में, और चूरू थालचपर एक यहाँ पे है पीढ़िहारी, चूरू में 2 है पीढ़िहारी। नाडी किसे बोलते हैं? जो गांव के बाहर होती है, दैनिक जीवन में आवश्यकता पूर्ति, जो हमारे जोधपुर बोलते हैं कि नाडी, ये एक टर्म्स है। फिर बावड़िया, सीढ़ीदार कुआं होता है उसे बावड़ी कहा जाता है। फिर जल पट्टी के बारे में बताया था,
फिर दोहरे और धरणीय मैंने एक बार कभी टर्म्स बताई थी। हमारा गीत है दोहरे ऊपर झूपड़ी, ये दोहरे हैं। लहरदार बालू के स्तूप को क्या बोलते हैं? दोहरे। लहरदार बालू के स्तूप को दोहरे। और धरणीय जो गतिशील होते हैं, जो गतिशील होते हैं, जो धरणी तो सब बालू के स्तूप है, वो सब धरणी होते हैं। कैसे होते हैं? जो बालू के स्तूप तो क्या है, आगे आगे चलते रहते हैं, जैसे जैसे हवा चलती है आगे आगे चलते हैं। और सबसे ज़्यादा धरणीय कौन सा है? चारुदिक धरणीय कौन सा है? बरखान, हमें पता है बरखान सबसे ज़्यादा गतिशील है। धरणीय जो बालू के स्तूप स्थानांतरित होता रहता है वायु के साथ में। सभी बालू के स्तूप क्या है? धरणीय टर्म्स है। और दोहरे लहरदार बालू के स्तूप कहते हैं। बालसन मरुस्थलीय क्षेत्र में पहाड़ियों के घिरे हुए निम्न बेसिन को बालसन कहा जाता है। उदाहरण सांबर, जयपुर। ये अपने थे आज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आज हमने क्लियर किए थे। और कल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं? अरावली के संदर्भ में पढ़ने वाले, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्लास मिस करना मत, और रेगुलर आप वीडियो देखते रहो। और तो आगे भी बताओ किसी को कि ऐसे ऐसे पढ़ाया जा रहा है, और तो नोट्स बनाओ और मज़े करो और पढ़ो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।